हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में मैं भय कुमार क्लास 12 फिजिक्स भौतिकी का चैप्टर 12 परमाणु एटम के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें केवल इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा हिंदी माध्यम में। यह वीडियो सभी 12th स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसके अलावा CBSE 12th बोर्ड की परीक्षा में भी इस वीडियो से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब इस वीडियो के VVI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को उत्तर सहित डिस्कस किया जाए। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? A लाइमन श्रेणी, B बामर श्रेणी, C पास्चन श्रेणी, D ब्रैकेट श्रेणी। स्टूडेंट्स, यह बहुत ही इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे प्रायः सभी स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाओं में 12th स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा अदर 12th बोर्ड्स में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो उसका सही उत्तर है बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी दृश्य भाग का मतलब 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम की तरंग लंबाइयों का प्रकाश का जो क्षेत्र होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, उसे दृश्य क्षेत्र कहा जाता है। तो उसी क्षेत्र में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं उपस्थित होती हैं, पाई जाती हैं। तो बामर से ही श्रेणी करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी किस भाग में पड़ती है? A औरक क्षेत्र, B दृश्य क्षेत्र, C परावैंगनिक क्षेत्र एवं D रेडियो तरंग। और यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे भी प्रायः सभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी किस भाग में पड़ती है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परावैंगनिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाई जाती है। इस ढंग से भी पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी परावैंगनिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो विकल्प C सही है इसमें। अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज परावैंगनिक क्षेत्र अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पास्चन श्रेणी आती है। इस प्रश्न को भी कभी कभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, कुछ बोर्ड्स की परीक्षाओं में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पास्चन श्रेणी आती है। A परावैंगनिक क्षेत्र, B औरक क्षेत्र, C दृश्य प्रकाश और D एक्स किरण क्षेत्र। सही उत्तर होगा इसमें औरक क्षेत्र। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पास्चन श्रेणी आती है औरक क्षेत्र में। विकल्प B सही है। इंफ्रारेड रीजन में पास्चन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाई जाती है औरक क्षेत्र में, इंफ्रारेड रीजन में। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग या हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अंग्रेजी में भूतल ऊर्जा स्तर को ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट कहा जाता है, एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। विकल्प है A h/π, B h/2π, C 2πh, D π/h। सही उत्तर होगा h/2π। यह बोर मॉडल की एक मान्यता के अनुसार, बोर मॉडल की मान्यताओं में से एक मान्यता के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं अस्थायी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिसके लिए उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज हो, मतलब MVR = NH/2π। इसे बोर का क्वांटम कंडीशन भी कहा जाता है। तो भूतल ऊर्जा स्तर में या न्यूनतम कोणीय संवेग तब होगा जब भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो उस स्थिति में n का मान कितना होगा? 1 होगा। तो MVR = कोणीय संवेग = NH/2π। तो
हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में ग्राउंड स्टेट में n=1 या न्यूनतम कोणीय संवेग होगा तो भूतल ऊर्जा स्तर में ही होगा, तो n की जगह 1 रखा जाए तो h/2 तो सही विकल्प होगा h/2। और यह प्रश्न भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे प्रायः सभी स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है, 12th बोर्ड के। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी A 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ कम या कुछ अधिक, B 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा D 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो जो हाइड्रोजन परमाणु का भूतल ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी चाहिए, तो वह एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, न उससे थोड़ा कम चाहिए न उससे ज़्यादा, बल्कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने की हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है, या हाइड्रोजन परमाणु के सभी ऊर्जा स्तरों में से इन्फिनिटी की ऊर्जा जो होगी वह 0 होती है, तो उसके नीचे जितने भी ऊर्जा स्तर हैं उसकी ऊर्जा ऋणात्मक होगी, और जो भूतल ऊर्जा स्तर है ग्राउंड स्टेट है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर, आयनीकरण ऊर्जा के बराबर। तो बी उत्तर इसमें बी विकल्प सही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रम है, इसकी तीसरी कक्ष की त्रिज्या होगी A 4.77 एंगस्ट्रम, B 1.69 एंगस्ट्रम, C 1.06 एंगस्ट्रम तथा D 1.0 एंगस्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रम होती है, जिसे बोर त्रिज्या कहा जाता है, जिसे A0 संकेत से सूचित किया जाता है। तो इसकी तीसरी कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी? तो हाइड्रोजन परमाणु में 9वें कक्ष की त्रिज्या के लिए जो व्यंजक प्राप्त किया जाता है वह है Rn = A0 × n²। Rn मतलब 9वें कक्ष में, हाइड्रोजन परमाणु के 9वें वृत्तीय कक्ष में, 9वें वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या के लिए सूत्र है Rn = A0 × n²। यहाँ तीसरे कक्ष में पूछ रहा है, यहाँ प्रथम कक्ष की त्रिज्या दी हुई है बोर त्रिज्या, A0 क्या है? बोर त्रिज्या है। A0 को बोर रेडियस, बोर त्रिज्या कहा जाता है 0.53 एंगस्ट्रम। तो तीसरे कक्ष की जो त्रिज्या पूछा है कि इसकी तीसरी कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी, तो n की जगह 3 रखा जाए तीसरे कक्ष के लिए, तो R3 = A0 गुना n की जगह क्या होगा? 3² दैट इज 9, 3² 9 हो गया, 9 × A0। और A0 क्या है? यह हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर अर्थात n = 1 की त्रिज्या है, तो जिसे बोर त्रिज्या कहा जाता है और जिसका मान 0.53 एंगस्ट्रम। तो ये हो गया R3 = 3² 9 × A0। इसी सूत्र से Rn = A0 × n²। तीसरे कक्ष के लिए n = 3 रख दिया गया, तो R3 = A0 गुने 3² 9 × A0 दैट इज 9 × 0.53 एंगस्ट्रम। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0.53 में 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, 9 × 3 27, रिमाइंडर 2, 9 × 5 दैट इज 45, रिमाइंडर 2 दैट इज 47। सो और 2 प्लेस पर डिसमल है, 2 अंक पर, 2 दशमलव के 2 स्थान तक डिसमल है, तो 1 2 2 अंकों तक डिसमल हो गया, तो इसलिए 4.77 एंगस्ट्रम, ये उत्तर हुआ 4.77 एंगस्ट्रम। R3 = मतलब हाइड्रोजन परमाणु में तीसरे वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या कितनी हो गई? 4.77 एंगस्ट्रम। तो इसमें पहला विकल्प में ही है, फर्स्ट विकल्प में ही 4.77 एंगस्ट्रम है। यह विकल्प, चारों विकल्प दिए गए विकल्प में से विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो इसमें से जो अभी तक 6 VVI प्रश्नों का डिस्कस किया गया, उसमें से पहला जो 5 प्रश्न है उसमें से ही ज़्यादातर प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अधिकतर। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस स्तर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा होगी विकल्प ए -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
बी +27.2 EV, सी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा डी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो ग्राउंड स्टेट है, मूल ऊर्जा स्तर, सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर, जिसमें n=1 वाला, तो उसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात E1=-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा होगी, चूँकि स्थिति ऊर्जा कुल ऊर्जा की दुगनी होती है, तो चूँकि पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा को संकेत में अंग्रेजी में लिखते हैं P.P=2 × E, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा को अगर ई से व्यक्त किया जाए तो उसकी दुगनी होती है, और गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, तो =2 × और ई का वैल्यू है -13.6। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त किया जाता है, SI मात्रक जूल होता है। तो अब यह हो गया, तो स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई उस ऊर्जा स्तर में, मतलब मूल ऊर्जा स्तर में, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में स्थिति ऊर्जा हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा =2 × कुल ऊर्जा 2 × E, दैट इज 2 × और E का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह हो गया 13.6 × 2, दैट इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सही उत्तर है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह सही उत्तर है, विकल्प ए सही है। तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? कुल ऊर्जा की दुगनी होगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि कुल ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे भी प्रायः अधिकांश बोर्ड, 12th बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तेईस के पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, विकल्प ए है, ऑप्शन ए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, सी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सही विकल्प इसमें होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विकल्प ए सही है। इसलिए कि इसके लिए भी सूत्र है, 9वें कक्ष में, हाइड्रोजन परमाणु के 9वें कक्ष की कुल ऊर्जा का के लिए सूत्र है En = इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे अगर व्यक्त किया जाए तो En -13.6 डिवाइडेड बाई n²। En हाइड्रोजन परमाणु के 9वें कक्ष में ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का व्यंजक है En -13.6/n², और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर व्यक्त किया जाए तो EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट में तो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्ष में, दैट इज n =1 जो फर्स्ट कक्ष है सर्कुलर ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 1 रखने पर तो इस सूत्र से E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ ही जाएगा, जो कि दिया है प्रश्न में। तो उसके दूसरे बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो उसके लिए इस सूत्र में n के जगह 2 रखना होगा, तो E2 -13.6/2², दैट इज -13 या, और ये ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया गया है तो EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV संकेत से सूचित किया जाता है। तो -13.6/2², जैसे दूसरे कक्ष के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए, तो 2² क्या हो गया? 4 हो गया, नीचे 4, तो -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया कितना? 4 से -13.6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, फर्स्ट टाइम तो -3, और उसके बाद 1 बचा उसमें, तो उसके बाद 1 बचा तो 16, दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, -3.4 EV। ये हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे वृत्तीय कक्ष या दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूत्र En -13.6/n² का उपयोग कर। तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इस प्रश्न को भी कुछ 12वीं बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। 4 ऊर्जा स्तर, n = 1 से लेकर n = 4, 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। विकल्प ए 4, बी 8, सी 6 तथा डी 10। तो इसके लिए भी एक सूत्र है,
इसके लिए एक सूत्र है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या अगर ऊर्जा स्तर दिया हुआ हो तो मालूम किया जा सकता है। वह सूत्र है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बराबर n इंटू n-1/2। उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या के लिए सूत्र मैं लिख रहा हूँ। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या और उससे कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित होंगी 4 ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, ट्रांजिशन से, वह मालूम हो जाएगा। और उसको मैं डिमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, दर्शाऊंगा भी कि 6 जो विकल्प से, जो सूत्र से जो उत्तर आया है वह ट्रांजिशन में भी उतना हो पाता है या नहीं। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या के लिए सूत्र है उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या इक्वल टू उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा तो उस स्थिति में n इंटू n-1/2। यहाँ पर n कितना है? 4 है। 4 ऊर्जा स्तरों के बीच, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। तो n इक्वल टू क्या है? 4 है। तो n की जगह सूत्र में 4 रखेंगे। 4 गुना 4 माइनस n-1 है, n इंटू n-1/2, तो 4 इंटू 4-1/2 दैट इज 4 इंटू 3/2 और 2 से 4 कैंसिल होकर के 2 हो गया दैट इज 6। तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हो जाएंगी? 4 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, ट्रांजिशन से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। विकल्प सी इसमें सही उत्तर है। अगर 5 ऊर्जा स्तरों के बीच रहता है यही प्रश्न, संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो उसमें अब n की जगह 5 रख देते हैं इस सूत्र में। 5 इंटू n इंटू n-1/2 है तो 5 इंटू 5-1/2 दैट इज 5 इंटू 5-1 दैट इज 4/2 और 4 2 से कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा तो 5 इंटू 10। तब स्पेक्ट्रमी रेखा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होती? 10 होती। अगर इसी प्रश्न में 4 के बदले में 5 ऊर्जा स्तर होता तो उसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी? उसमें 10 हो जाएगी। और उस प्रश्न को भी कुछ स्टेट बोर्ड की 12 स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अब स्पेक्ट्रमी मतलब ऊर्जा स्तर की संख्या अगर दी रहेगी तो आप इस सूत्र से किसी भी ऊर्जा स्तर में, मान कितना ऊर्जा स्तर की संख्या चाहे जो भी हो, तो उसमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में जब 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या का उत्तर कितना आया? 6 आया। तो उसको अब डायग्राम से भी, ऊर्जा आरेख से, एनर्जी लेवल डायग्राम से भी उसे देख लिया जाए कि वैसा होता है, उतनी संख्या 6 हो पाती है या नहीं। तो उसको भी मैं दर्शाता हूँ। तो अब यहाँ पर 4 ऊर्जा स्तर बना लिया जाए। 1 2 3 नीचे से ही, ऊपर नीचे से n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। जब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर दिया गया तो वह ग्राउंड स्टेट से मान लिया कि 4th एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। उसके बाद अब वहाँ से ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 4 से। पहला ट्रांजिशन हो सकता है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में एक स्पेक्ट्रमी रेखा मिली। फिर n बराबर 4 से n बराबर 2 में दूसरे कक्ष में आ सकता है, इलेक्ट्रॉन कूद सकता है, दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा मिली। फिर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 मतलब चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कूदेगा, तो फिर उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा एक प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर 3 हो गया। n बराबर 4 से n बराबर 1 में एक स्पेक्ट्रमी रेखा, n बराबर 4 से n बराबर 2 में दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा, n बराबर 4 से n बराबर 3 में तीसरी स्पेक्ट्रमी रेखा। 3 तो प्राप्त हो गए, 3 स्पेक्ट्रमी रेखा। हमें कुल लाना कितनी है? 4 ऊर्जा स्तरों के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या 6 होगी। तो अब देखा जाए 3 से, n इक्वल टू 3 से, 4 से तो हमने देख लिया, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन से 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिल गई। अब n बराबर 3 से n बराबर 1 में होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा तीसरे ऊर्जा स्तर से, जंप करेगा पहले ऊर्जा स्तर में, ग्राउंड स्टेट में, तो मूल ऊर्जा स्तर में, तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा मिलेगी। और फिर n बराबर 3 से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कूद सकता है, तो दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा मिल गई। तो कितना हो गया? n बराबर 4 से n बराबर 1 2 3 में 3 स्पेक्ट्रमी रेखा, और n बराबर 3 से तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले तथा दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के कूदने से, संक्रमण से 2 और स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिली। तो 3 2 5 हो गया। अब हमको एक केवल चाहिए, तो वह प्राप्त हो जाएगा कहाँ से? चौथे ऊर्जा स्तर n इक्वल टू 4 से n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, इलेक्ट्रॉन के कूदने से
विकिरण उत्सर्जित होगी फोटोन के रूप में, जिसे अर्थात स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्पन्न होगी और यह स्पेक्ट्रमी रेखा उत्पन्न होगी चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में n=4 से n=3 में इलेक्ट्रॉन के कूदने से। तो कुल अब संख्या को गिन लिया जाए, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या 3, 2, 5 + 1 6। तो जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार वह सूत्र एकदम सही है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या मालूम करने के लिए n कितना है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n × n-1/2। तो उससे इस प्रश्न का अंतर 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या सी, विकल्प सी 6 एकदम सही है। इसका डायग्राम ऊर्जा स्तर का आरेख में भी इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षाओं से एक कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से उत्पन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या भी डायग्राम में 6 ही है, इसलिए 6 उत्तर सही है, सी विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्ष की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर या कक्ष संख्या पर निर्भर करती है। ए n के n पर, बी 1/n के, सी n² एवं डी 1/n², जिसमें विकल्प सी सही है, n²। अभी इसी वीडियो में मैंने इस पर एक ऑब्जेक्टिव आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, तो उसमें Rn A0 × n² फार्मूला सूत्र का उपयोग किया था। अर्थात Rn किस पर निर्भर करती है, Rn A0 × n², या इसको कह सकते हैं Rn समानुपाती होगा n² के। ये कक्ष संख्या के वर्ग के, माने nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की nवें कक्ष में जो वृत्तीय कक्ष में त्रिज्या होगी वह उस कक्ष की जो कक्ष का जो संख्या है या मुख्य क्वांटम संख्या n है उसके वर्ग के समानुपाती होती है, Rn समानुपाती n²। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्ष की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n या कक्ष संख्या पर निर्भर करती है। कैसे, n² के समानुपाती होती है, Rn समानुपाती n²। अब क्वेश्चन नंबर 11, रीडबर्ग नियतांक कैपिटल R संकेत से जिसे सूचित किया जाता है का ऐसा ही मात्रक है। ए मीटर, बी मीटर इनवर्स, सी मीटर-2 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से विकल्प बी सही है। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है मीटर इनवर्स, और रीडबर्ग समीकरण होता है 1/λ r। रीडबर्ग नियतांक r ऊपर में है और तरंग लंबाई नीचे में है 1/λ, इसलिए r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा, 1/मीटर या मीटर इनवर्स। और यह रीडबर्ग समीकरण है 1/n = r अंडर ब्रैकेट n1² - 1/n2², जहाँ n1 किसी निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है तथा n2 किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये रीडबर्ग नियतांक का सूत्र 1/λ r कैपिटल R रीडबर्ग नियतांक अंडर ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि रीडबर्ग नियतांक व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा के, तरंग लंबाई के, और तरंग लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो 1/मीटर दैट इज मीटर इनवर्स। तो रीडबर्ग नियतांक r का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर इनवर्स। और इस प्रश्न को भी कुछ बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में। अब क्वेश्चन नंबर 12, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेशित नाभिक के त्रिज्या की कोटि या नाभिक का आकार है ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁻12 मीटर, सी 10⁻⁻15 मीटर, डी 10⁻+15 मीटर। इसमें से विकल्प सी सही है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेशित नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, जबकि परमाणु का अपना आकार खुद होता है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन नाभिक चूंकि परमाणु के अंदर होता है ठीक बीच में, तो उसका आकार परमाणु से भी छोटा होता है, इसलिए 10⁻⁻15 मीटर विकल्प सही है। और इसी प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। चूँकि इस वीडियो में केवल VVI अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही शामिल किया गया, तो उसकी संख्या तो निश्चित रूप से VVI प्रश्नों की संख्या तो निश्चित रूप से कम होगी ही। वैसे इसमें और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैंने केवल VVI परीक्षा के एग्जामिनेशन 12th बोर्ड से एग्जामिनेशन को देखते हुए केवल VVI प्रश्नों को ही इसमें शामिल किया। इसमें से कुछ प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण थे जिसके बारे में मैंने बतलाया, 1 से 5 तक भी था। इसके अलावा 7 प्रश्न जो था वो भी है। इसके अलावा संक्रमण 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्ष की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर कैसे निर्भर करती है, Rn वेरिजेज n²। रीडबर्ग नियतांक को भी बहुत सारी कई बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षाओं में, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। और परमाणु का धन आवेशित नाभिक का आकार, इसे भी कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी, 12th क्लास के फिजिक्स के पेपर में। तो केवल VVI प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया, इसलिए इसको केवल
क्वेश्चन नंबर 12 तक ही मैं सीमित रखता हूँ। यदि यह वीडियो पसंद आया हो आप सभी को तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से अधिक संख्या में शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी अधिक से अधिक संख्या में न भूलें। थैंक यू वेरी मच।